नमस्कार, DDUP के खास कार्यक्रम चर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रणव अग्निहोत्री। ममता बनर्जी ने विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनने की दिशा में एक बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी ने मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में यूपीए के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया है। साथ ही उन्होंने बगैर नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा और ममता ने यह भी कहा कि जब कोई देश में ही नहीं रहेगा, जमीन पर नहीं उतरेगा, तो आखिर वो लड़ाई कैसे लड़ेगा। और जब ममता ये सब बोल रही थी तो उनके साथ, उनके बगल में शरद पवार जैसे दिग्गज बड़े नेता भी मौजूद थे, जो यूपीए के सबसे भरोसेमंद नेता माने जाते रहे हैं। तो क्या आखिर यूपीए बिखर गया है या ममता बनर्जी ने विपक्ष का खेला कर दिया है? इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। यूपीए नहीं है, यूपीए क्या है? अरे क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? यूपीए क्या है? अरे क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? कांग्रेस के नेतृत्व में जिस यूपीए में 10 साल तक देश पर शासन किया, जिस यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी कभी भारत के प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकतवर हुआ करती थी, आज ममता बनर्जी ने एक ही झटके रूप से, आर्थिक रूप से बदले हुए हालात के रूप से किस रूप में देखते हैं? मुंबई दौरे पर गई ममता बनर्जी ने कोविड का सेकंड वेव अगर नहीं आता तो ये जो 1 लाख का जो आंकड़ा आप देख रहे हैं ना नवंबर के लिए, ये भी पार हो जाता। अब तक कांग्रेस में तोड़फोड़ कर क्योंकि एक कोविड 1 के बाद जिस रफ्तार से यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे थे, मुझे लगा कि ये साल बहुत अच्छा जाएगा, पर कोविड सेकेंड वेव आ गया। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे अक्टूबर में, सितंबर में कुछ घटनाएं घटी जहाँ पे लोग के तमाम नेताओं ने और उसकी चर्चा मीडिया में इस तरह उछाल के किया गया। शाकिर अली ने कहा, जून में जब ममता दिल्ली आई थी तो उन्होंने सोनिया गांधी से मिलकर ये साफ कहा था कि भाजपा से लड़ने के लिए यूपीए को नया रंग दे, उसे मजबूत बनाए। लेकिन सोनिया गांधी को राहुल गांधी के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। इसके बाद ममता बनर्जी जब दिल्ली दोबारा आई, तब वो सोनिया गांधी से मिले बिना ही कोलकाता वापस लौट गई। जब उनसे यह सवाल पूछा गया तो ममता ने कहा कि संविधान में थोड़ी ही लिखा है कि मुझे हमेशा उनसे मिलना ही है। साफ है कि कांग्रेस राहुल गांधी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। गैर कांग्रेसी विपक्ष में राहुल गांधी और उनकी राजनीतिक काबिलियत को लेकर बेचैनी लगातार बढ़ रही है और गैर कांग्रेसी विपक्ष में कई नेता कांग्रेस और राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, उत्तर प्रदेश। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा किस प्रकार ममता बनर्जी मुंबई जाती हैं, शरद पवार से मिलती हैं और वहां पर एक बयान देती हैं और उसमें ये कहती हैं कि यूपीए के अस्तित्व पर वो सवाल उठा रही हैं और इशारों इशारों में उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है और कहा है कि वो जब देश में ही नहीं रहेंगे तो आखिर वो लड़ाई कैसे लड़ेंगे। तो आज की चर्चा का हमारा जो पहला विषय है वो यही है कि क्या यूपीए जो है वो बिखराव की ओर है। उसके बाद हम सेकेंड हाफ में एक दूसरा विषय भी लेंगे और वो विषय है राजनीतिक दलों की चुनावी यात्राएं हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं यूपीए के बिखराव की। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जनार्दन मिश्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में राजीव रंजन सिंह जी, और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं विकास श्रीवास्तव जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और इसके साथ ही भाजपा की ओर से श्री धर्मेंद्र राय जी हमारे साथ ऑनलाइन हैं। तो चर्चा की शुरुआत हम अपने स्टूडियो में आए हुए मेहमानों से करते हैं। जनार्दन मिश्र जी, आपसे शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि एक लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। यह बात हमेशा से हम लोग सुनते आ रहे हैं। और अगर यूपीए की हम बात करें, आज हमारा विषय वही है। 10 साल शासन किया है मनमोहन सिंह ने, 2 बार प्रधानमंत्री रहे, मजबूत यूपीए था उस वक्त, लेकिन आज स्थिति कुछ और है। ममता बनर्जी के संदर्भ में कहा जाए अगर, तो क्या यूपीए बिखराव की ओर है? निश्चित रूप से प्रणव जी, देखिए जो अभी ममता बनर्जी ने संदेश दिया है मुंबई में, वो एक बड़ा संदेश है और उन्होंने कांग्रेस को एक हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है। स्पष्ट रूप से उन्होंने राहुल गांधी पर भी एक इशारा किया और साथ में बताया कि कांग्रेस की नेतृत्व क्षमता जो है उस पर अब विश्वास नहीं रहा है जो दूसरी पार्टियां थी उसमें। और उन्होंने आदित्य ठाकरे से भी मुलाकात करी और शरद पवार जी से भी उन्होंने बोला कि अब जैसे करीब 250 सीट है जहां पर कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्ट टक्कर होती है और कांग्रेस अब इस स्थिति में नहीं है कि वो बीजेपी को किसी भी तरह से वहां पर अपोज कर सके, उनका विरोध कर सके। तो उन सब चीजों पर ममता बनर्जी अपनी एक रणनीति तैयार कर रही हैं और सभी जो बाकी पार्टी के जो मुखिया हैं उनके साथ मिलकर मुझे लगता है कि एक बड़ा एक फ्रंट तैयार कर रही है जिसमें कांग्रेस का स्थान मुझे नहीं
लगता कि कोई महत्वपूर्ण रहेगा। क्षेत्रीय दलों को लेकर वो साथ लेने का एक गठबंधन बनाने की ऐसी योजना हो रही है, ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल। देखिए ममता जी ने एक बात जो उन्होंने कही कि जब कोई देश में ही नहीं रहेगा, आपको याद होगा प्रणव जी कि जब बिहार में चुनाव हो रहे थे तब भी जो गांधी परिवार के कुछ सदस्य थे वो छुट्टियां मनाने बाहर गए हुए थे, जिसका प्रश्न जो है उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने भी उठाया। तो वो चीजें भी देखिए कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के पास में जो नेतृत्व अध्यक्ष पद के लिए काफी खाली रहा, उसके बाद फिर हार कर सोनिया गांधी को वापस अध्यक्ष पद के लिए वहां पर बैठना पड़ा। तो नेतृत्व का जो अंतर एक द्वंद्व है वो अब स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है और अब एक कांग्रेस यूपीए में हाशिए पे आने वाली है, ये स्पष्ट संकेत मिल चुके हैं। जी बिल्कुल। कांग्रेस के प्रवक्ता के पास चलते हैं, विकास श्रीवास्तव जी। जनार्दन मिश्र जी कह रहे हैं कि एक ऐसा संकेत मिल रहा है कि जिसमें कांग्रेस के बिना एक गठबंधन की बात की जा रही है। तो एक समय था जब यूपीए जो था सबसे बड़ा राजनीतिक दल कांग्रेस हुआ करती थी और अन्य छोटे दल उसके सहयोगी के तौर पर थे, लेकिन वर्तमान में स्थितियां कुछ और है। ममता बनर्जी ने आखिरकार खुलकर ये बात कह दी है कि कांग्रेस के नेतृत्व पर उन्होंने सवाल उठाया है और ये भी कहा है कि साथ में 2024 को वो देख रही हैं। क्या कहना चाहेंगे कि क्या बिना कांग्रेस के क्या ऐसा गठबंधन संभव है? विकास जी। देखिए उत्तर, इसका सीधा सीधा उत्तर यह है कि कांग्रेस से लोगों को घबराहट शुरू हो गई है। राहुल गांधी जी साउथ इंडिया में कर्नाटक हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, आप देख रहे हैं कांग्रेस का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साउथ इंडिया से लेकर के और उत्तर प्रदेश में आप प्रियंका गांधी जी की रैलियों को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 32 साल होने जा रहे हैं। सपा बसपा सबने यहाँ शासन किया और भाजपा ने भी कम शासन नहीं किया। इन 32 सालों में उत्तर प्रदेश का जनमानस जिस तरीके से बेरोजगारी की बात उठ रही है, महंगाई को लेकर उठ रही है और एक भी फैक्ट्री और औद्योगिक विकास पूरी तरीके से ठप हो चुका है। इन सारी चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी जो अपना रोड मैप लेकर मैदान में उतरी हुई है, तो ऐसे में क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व खतरे पे दिखाई दे रहा है। हम असल में ये बात सही है कि मैं अपनी बात पूरी कर लूं? जी जी बोलिए। नहीं, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। विकास जी, आज हमारा विषय ये है कि यूपीए के बिखराव का कारण क्या है? क्या इसमें किसी राजनीतिक प्रबंधक की कमी रही, जो ऐसा कोई व्यक्ति होता जो इतना बड़ा 2 बार आपकी सरकार रही? मैं उसी विषय पे आ रहा हूं, मुझे धैर्य से सुनना जाए। जी। कांग्रेस पार्टी अपने पुराने क्लेवर में, तेवर में आ रही है। इंदिरा जी की कांग्रेस भी आपको दिखाई पड़ रही है और राजीव जी की भी कांग्रेस दिखाई पड़ रही है। अब जो क्षेत्रीय दल है उनको खतरा महसूस हो रहा है। उन्होंने नो डाउट कि जब राज्य के चुनाव होते हैं तो क्षेत्रीय दलों का महत्व होता है। ममता बनर्जी जी लड़ाकू नेता थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश में एक बहुत बड़ा मैसेज गया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है और तमाम सारे छोटे दल ये सब इस मुद्दे पर एक है कि हाँ भाजपा से अलग होना है। पर उनमें से कौन सा ऐसा दल है जो नेट टू नेट भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है? किसान बिल था या भूमि अधिग्रहण बिल था, वो कांग्रेस के बगैर नहीं पास हो सकता था। कांग्रेस ने ही उसकी पहल किया और उस बिल को पास कराया। अभी 3 काले कानून थे, कांग्रेस के प्रयास से वापस हुए। कितना प्रयास ममता बनर्जी जी ने किया? जो सहयोग की जरूरत थी वो सहयोग तो उनको देना नहीं है और अब उनको प्रधानमंत्री के सपने दिखाई पड़ रहे हैं। उनको लगता है कि शायद हम ऐसा दल बनाएंगे। ऐसा अतीत में भी हो चुका है। बहुत सारे नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सी प्रभावी दमदार नेताओं ने भी कोशिश किया था पर वो असफल हुए। बिखराव की बात चल रही है यहाँ पर, आज हमने मुद्दा यह लिया, क्या यूपीए बिखराव की ओर है? क्या कमेंट है आपका? धर्मेंद्र जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी धर्मेंद्र जी आपसे। चालू जी धर्मेंद्र जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। वापस स्टूडियो लौट कर आते हैं। हमारे साथ राजीव रंजन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक मुद्दों पर अपनी ऑडियो
दिक्कत है तो इस पर पैच कर सकते हैं। जी राजीव रंजन जी, यूपीए ने 10 साल शासन किया, मनमोहन सिंह की सरकार रही, हालांकि पावर कहीं और थी। उसके बाद जैसे ही 2014 आता है, 14 के बाद जो यूपीए का जो पतन शुरू हुआ है वो अभी तक ऐसा लग रहा है कि उबर कर नहीं आ पा रहा है। और अब तो ममता बनर्जी ने खुलेआम तौर पर यह कह दिया है कि जब इसका नेता जो है वो देश के बाहर रहेगा, जमीन पर लड़ाई नहीं लड़ेगा, मुद्दों की बात नहीं करेगा, तो आखिर कैसे यूपीए का नेतृत्व उनके हाथों में आप देना चाहिए। तो क्या बिखराव की क्या कारण रहे? क्या एक राजनीतिक प्रबंधक की कहीं कमी रही जो सभी दलों को साथ लेके चलता है? जी देखिए, ममता बनर्जी जी का जो सवाल है कि कांग्रेस का नेतृत्व हमेशा देश से बाहर रहता है, इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। लेकिन जो जनार्दन मिश्रा जी ने बात कही कि भारतीय राजनीति में कम से कम 200 से 250 ऐसी सीटें हैं जिस पर आज भी भाजपा से मुकाबला कांग्रेस ही कर सकती है, और किसी भी परिस्थिति में यूपीए का जो अन्य भी कोई दल होगा, चाहे वो ममता बनर्जी होंगी, चाहे वो मुलायम सिंह यादव या मतलब अखिलेश यादव की पार्टी होगी, ये सारी पार्टियां मिलके भी कांग्रेस की आधी सीटें आज भी पाने की हैसियत में नहीं है। तो भारतीय राजनीति में कांग्रेस की जो प्रासंगिकता है उससे इनकार नहीं किया जा सकता, आज भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब इसमें नेतृत्व की कमी जरूर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का मोदी जैसा इतना बड़ा नेता सामने है तो उसे लड़ने के लिए क्या रणनीति बनाएंगे। लेकिन हमारा ये स्पष्ट मानना है कि अभी जो ममता बनर्जी सोच रही हैं, जो शरद पवार सोच रहे हैं, अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि शरद पवार इस देश के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। शरद पवार की पार्टी महाराष्ट्र में ही आधे में नहीं है। महाराष्ट्र के एक विशेष क्षेत्र पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा छोड़ के शरद पवार का कहीं कोई आधार महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं है। लेकिन बात एक चेहरे की हो रही है, बात क्या वो चेहरा बन सकते हैं भविष्य में? नहीं, देखिए, यूपीए का चेहरा वही बनेगा जो कम से कम 100 से 150 सीटें जीत सके जो पार्टी, और फिर उस पार्टी में अन्य पार्टियों की सीटें ऐड होकर वो भाजपा को हरा सकती है। ठीक है, हमारे साथ धर्मेंद्र राय भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, यूपीए के बिखराव की आज हम बात कर रहे हैं। यूपीए जो है बिखराव की ओर है, ऐसा संकेत मिल रहा है। ममता बनर्जी ने जो मुंबई में जाके बयान दिया है और इशारों में उन्होंने ये भी कहा कि जो नेता विदेश में रहेगा, जमीन पर लड़ाई नहीं लड़ेगा, आखिर वो नेतृत्व कैसे दे सकता है? क्या कहना चाहेंगे कि क्या यूपीए बिखर चुका है पूरी तरीके से? जी धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र राय जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? धर्मेंद्र राय जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जनार्दन मिश्र जी, एक समय था जब भाजपा ये कहा करती थी कि मतलब यूपीए का अस्तित्व खत्म हो चुका है, राहुल गांधी के लिए वो लोग बात करते थे, लेकिन अब ममता बनर्जी ने ये बात कह दी है, तो क्या इस चीज का क्या इशारा समझा जाए आगे की राजनीति? देखिए प्रणव जी, कांग्रेस का जो प्रेजेंस है, जो जहां वो निश्चित रूप से देश की बड़ी पार्टी है और पूरे देश में कहीं न कहीं कांग्रेस की उपस्थिति दर्ज की जाती है। लेकिन यहाँ पर बात कांग्रेस को बाहर करने की नहीं है, यहाँ पर बात उसको हाशिए पे डालने की है। जो नेतृत्व की दिक्कत आ रही है, देखिए कांग्रेस के पास में जो परिवार की एक जो नेतृत्व था, उसमें भी अभी कहीं ना कहीं आपने देखा अभी पिछले दिनों में उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस तरीके से है कि अब स्टीयरिंग ममता बनर्जी अपने हाथ में लेना चाहती हैं पूरे यूपीए की। वो दिल्ली गई थी और उन्होंने कहा भी था सोनिया जी से कि क्या गैर कांग्रेसी दी जाए, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ ऐसा। जी देखिए, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी भी खुले मंच पर यह बात कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष कोई परिवार के बाहर का होना चाहिए, लेकिन फिर वही अंदर से वो अंतर्द्वंद जो बना और उसके बाद फिर सोनिया गांधी जी ने वो अध्यक्ष पद का खुद अपने आप उस कुर्सी पर बैठी। तो ये चीज तो बार बार वही निकल के आ रही है। और जो बाकी उनके साथी दल हैं, ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, ये जो महाराष्ट्र में दूसरे दल हैं, बाकी
बाकी राज्यों में जो भी दल हैं, तो वो चाहते हैं कि उनका जो मुकाबला भाजपा से हो रहा है उसमें और मजबूती आए, और वो कांग्रेस अपनी धार नहीं दे पा रही है। और कांग्रेस की पार्टी में भी और उनके जो सहयोगी दल हैं उनमें भी विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा समय है, 24 सामने दिख रहा है ममता बनर्जी को, उनको अपने हाथ में कमान लेनी है। वो बाहर नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी बड़ा नेतृत्व वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ विकास श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। विकास जी, कि आखिर क्या कमी ऐसी रह गई कि ये बात राहुल गांधी ने भी कही कि किसी गैर गांधी परिवार के गैर उसको व्यक्ति को कमान दी जाए, तो क्यों इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया? सर पहले आप ठीक कर लीजिए, मैं विकास श्रीवास्तव कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूँ, आपने समाजवादी पार्टी का नाम ले लिया। जी क्षमा चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता विकास श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, उनसे मेरा यही सवाल है। देखिए, राहुल जी के नेतृत्व में राजस्थान जीता गया, 15 साल के संघर्ष के बाद मध्य प्रदेश जीता गया, और छत्तीसगढ़ में तो बहुत बड़ा इतिहास रचा राहुल जी ने। जितने बड़े फैसले हुए, फूड सिक्योरिटी बिल हो, भूमि अधिग्रहण बिल हो, ये मौजूदा तीनों कृषि काले कानूनों को वापस लेने की लड़ाई लड़ी हो, माननीय राहुल जी के नेतृत्व में पूरे यूपीए ने मिलकर लड़ा। उसमें ममता जी भी शामिल थी। अब ममता जी अगर वो ये सोच रही हैं कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बचा ली और उनको अब भाजपा से नेट टू नेट वो वहां लड़ पाई हैं और उसमें कांग्रेस पिछड़ गई, तो इसका ये मतलब नहीं कि ममता बनर्जी की पार्टी इस देश की पार्टी है, वो केवल पश्चिम बंगाल की पार्टी है। कितने राज्यों में ममता बनर्जी जी मोदी जी से लड़ पाएंगे, बीजेपी और आरएसएस के लोगों से लड़ पाएंगे? वहां पर बात वही आएगी कि कांग्रेस पार्टी ही राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और वैश्विक स्तर पे भी भारत को पहचान दिलाने वाली अगर कोई पार्टी है तो अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी, और उसके अनचैलेंज लीडर है माननीय राहुल गांधी। मीडिया कुछ भी कहे, कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता अपने आप को कांग्रेस पार्टी से अलग कर लेता है तो वो ना यूपी एनडीए में कोई उसकी ताकत दिखाई पड़ती है, ना वो भाजपा को, ना किसी अन्य दल को कोई ताकत दे पाता है। वहां पर वो एक गुमनामी में खो जाता है। साथ धर्मेंद्र राय जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, यूपीए के बिखराव की आज हम बात कर रहे हैं, जो ममता बनर्जी का बयान आया है, और उसके बाद क्या 2024 की जो ममता बनर्जी ने जो सपना देखा है, जो उसकी तैयारी कर रही हैं, क्या उसमें वो कामयाब हो पाएंगी? क्षेत्रीय दलों को लेकर एक गैर कांग्रेसी गठबंधन बनाने का प्रयास वो कर रही हैं। धर्मेंद्र राय जी बोलिए। मैं अपनी बात एक और ऐड करना चाहता हूँ, नहीं हो पा रहा है जनार्दन जी, यही मैं अपनी एक बात और ऐड कर सकता हूँ कि 2024 का जो ममता बनर्जी का प्लान है, जो रोड मैप उन्होंने तैयार किया है, सपना देखा है, उसमें वो क्या कुछ हद तक कामयाब हो पाएंगी? जी, मुझे बिल्कुल लगता है कि वो जो एक अभियान को लेकर बढ़ी है, वो कांग्रेस को हाशिए पर लाकर जो एक विपक्ष का एक बड़ा चेहरा तैयार करना चाहती हैं, और जो मोदी के सामने कम से कम एक कड़ी टक्कर दे सके। जी। अभी जो कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी जी को कहीं से भी वो सामने उनका सामना कर पाए। इसका कारण ये है कि देखिए, पार्टी में उनके विरोध के स्वर सामने आ रहे हैं, जो उनके सहयोगी दल हैं वो उनके विरोध में निकल के खुलकर सामने आ रहे हैं, और खुद जो परिवार के और पार्टी के मुखिया हैं वो इस चीज का प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे सबको संयोजित और संकलित रख पाए। तो ये चीजें कहीं न कहीं अगले आने वाले चुनाव में प्रतिलक्षित होंगी, और वो सामने सब आ भी रही हैं और भी स्पष्ट रूप से आ जाएंगी। लेकिन क्या साधने का एक प्रयास शुरू कर दिया है। उनके साथ में उनके जो राजनीतिक सलाहकार अभिषेक बनर्जी भी थे, तो वो भी यही कार्य में लगे हुए। उन्होंने कमियां बताते हुए कांग्रेस के, और ये बात स्पष्ट करी कि अब कांग्रेस को हम लोग साइड में करके अगर हम इसमें आगे आते हैं तभी संभव है कि हम 24 में अपने आप को स्पष्ट रूप से रख पाएंगे। जनता के पास में कांग्रेस जहां पर उपस्थित है वहां पर कांग्रेस के अलावा सिर्फ भाजपा विकल्प है। तो ये चीज एक ममता बनर्जी एक विकल्प देना चाहती हैं कि हम लोग भी इस तरीके से आएंगे, और अगर वो सरकार में आते हैं तो हमारा स्थान महत्वपूर्ण होगा, ना कि गांधी परिवार का। जी राजीव रंजन जी, जैसे कि बात आप कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ हासिल हो सकता है। जनार्दन जी कह रहे हैं कि 2024 की अगर
ममता जी अभी से तैयारी कर रही हैं और जिस प्रकार वो क्षेत्रीय छोटे छोटे दल हैं उनको एक करके एक ऐसा महागठबंधन तैयार करने की बात की जा रही है, तो इसमें क्या मतलब व्यवधान क्या आ सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, भारतीय राजनीति में जब से गठबंधन का दौर शुरू हुआ, गठबंधन का नेता हमेशा उसी दल का होता है जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं। और इसके पूर्व में अगर आपको याद होगा कि 2009 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो चुनाव से पहले एक प्रेडिक्शन आ गया कि शायद मायावती प्रधानमंत्री बन सकती हैं, इससे कांग्रेस की सीटें बहुत कम आएंगी। उस चुनाव में कांग्रेस को 206 सीटें मिली और मायावती 20 से 21 पे रह गई। हमारा केवल ये कहना है कि गठबंधन का नेता हमेशा वही होता है जो सबसे बड़ा दल हो। आज अपने राज्य में ममता बनर्जी की 22 सीटें केवल मिल पाई भाजपा के सामने। आज बंगाल छोड़ के ममता बनर्जी पूरे भारत में कहां 8 सीट ऐड करने की स्थिति में है। लेकिन बात जहां पर राजनीतिक प्रबंधक की हो, अगर वो एक मैनेजर की भूमिका में आती हैं, सारे दलों को समन्वय बना के अगर वो एक ऐसा नहीं देखिए, मैनेजमेंट ठीक है, मैनेजमेंट ठीक है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि लोकतंत्र संख्या का खेल है और इस संख्या के खेल में कहीं भी ममता बनर्जी नहीं ठहरती कि उनकी पार्टी 50 सीट भी जीत सकती है। जो पार्टी 100 सीट से कम जीतेगी वो यूपीए का नेता नहीं बन सकती। हमारा इस पर स्पष्ट मानना है। बाकी उनके प्रयास हैं, उनके अपने प्रयास हैं, शरद पवार के अपने प्रयास हैं, तो अपने अपने सबके प्रयास हैं और इन लोगों को हक है लोकतंत्र में प्रयास करने का। लेकिन जो पार्टी सबसे बड़ी होगी वही नेतृत्व करेगी यूपीए में। जी, ये तो बात 2024 में पता लगेगा जब चुनाव होगा, सीटें कौन जीती। लेकिन यहाँ बात एक मजबूत विपक्ष को खड़ा करने की है। जनार्दन जी, क्या ममता जी इसमें कामयाब हो जाएंगी? जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक मजबूत विपक्ष को खड़ा करना एक बड़ी बात है इस समय। चुनौती तो ये है कि लोगों को इकट्ठा किया जाए और इसमें ममता बनर्जी किस हद तक कामयाब होगी? देखिए प्रणव जी, मैं दोबारा इस बात को प्रमुखता से रखना चाहूंगा। ये अंतर्द्वंद में सिर्फ ममता बनर्जी नहीं है, बाकी नेता भी कहीं न कहीं से ये जो परिवार की उसमें है वो छत्रछाया में नहीं रहना चाहते और वो अब जनता भी खुलकर सामने आ रही है। तो सिर्फ आप ममता बनर्जी को चेहरा ना माने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और बाकी नेता जो प्रमुखता से ऊपर आना चाहते हैं, जो देश की राजनीति में, जो प्रदेश से निकलकर देश में आना चाहते हैं, तो उनको, जैसे हमारे साथ में प्रणव जी हैं, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही। अगर आज इस असेंबली चुनाव में यहाँ पर अखिलेश यादव बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं कि वो भी ममता बनर्जी की तरफ अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये सिर्फ ममता बनर्जी एक चेहरा बनना चाहती हैं, वो चेहरा जो कांग्रेस से असंतुष्ट है, वो चेहरा जो विपक्ष में खड़े होकर मजबूती से नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना चाहता है। यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि कांग्रेस की, देखिए, मात्र उपस्थिति आज के समय में काफी नहीं है। कांग्रेस ने अगर छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में अपनी कांग्रेस सरकार बनाई है तो वहां पर भी जो क्षेत्रीय दल है उनकी भी उपस्थिति है। तो ममता बनर्जी वहां पर भी अपोजिशन को ढूंढकर वहां मजबूती एक देना चाहती हैं। ये संकलन का कार्य है और उसमें ममता बनर्जी निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल के बाहर उनका इतना बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन वो जब दिल्ली आती हैं तो अरविंद केजरीवाल से मिलती हैं और जब महाराष्ट्र जाएंगी तो वो अजीत पवार जी से मिलती हैं। राजेश जी, अगर यूपीए की कमान ममता बनर्जी या शरद पवार में से किसी को दे दी जाती तो क्या स्थिति होती? देखिए, कमान का दो मतलब है। एक, पॉलिटिकल मैनेजमेंट कौन करेगा, तो निश्चित तौर पर पॉलिटिकल मैनेजमेंट में सहमत हूं मैं आप लोगों से कि ममता बनर्जी या शरद पवार अच्छे मैनेजर हैं, लेकिन सिर्फ मैनेजमेंट से काम नहीं चलता। आपकी पार्टी की क्या इफिशियंसी है और आप कितनी सीटें जीत सकते हैं, सारा मामला अंत में इस पर जाके टिकता है। लोकतंत्र में संख्या बल दिखाना जरूरी जी जी, लेकिन हमारा ये मानना है कि मैनेजमेंट के मामले में शरद पवार और ममता बनर्जी दोनों का बहुत बड़ा स्थान है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। जनार्दन जी, एक समय कम है, हमारे साथ विकास श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। विकास जी, यहाँ पर हमारे जो साथ में पैनलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी एक मजबूत विपक्ष खड़ा करने में कामयाब हो जाएंगी 2024 में, तो यूपीए की स्थिति फिर क्या, उसको समझा जाए? देखिए, यूपीए से जो जाएगा उसका राजनीतिक भविष्य खतरे में है, क्योंकि मोदी जी से लड़ रहे हैं सभी लोग और बीजेपी की जो आक्रामकता है और जो वादों से वो मुकरी है, उसको लेकर सारे जनता के बीच में आक्रोश है। और इस आक्रोश को जो भी अगर ममता बनर्जी ने एक गैर कांग्रेसी एक गठबंधन खड़ा कर दिया, एक मजबूत विपक्ष तैयार कर दिया, तो ऐसे में यूपीए की भूमिका क्या रह जाएगी?
देखिए, यूपीए कहीं बिखरने नहीं जा रहा है और ममता बनर्जी अगर ऐसा कोई ग्रुप बनाएंगी भी तो अगर उनको भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकना है इस देश की राजनीति से, उस सत्ता से विदलित करना है, तो उनको कांग्रेस के साथ आना ही पड़ेगा। और अगर वो अपने आप को यूपीए से अलग मानती हैं तो सबसे पहले इस्तीफा दें और अलग निकल जाए यूपीए से। अगर वो यूपीए से अलग नहीं हो रही हैं और अगर वो राजनीतिक दल इकट्ठा कर रही हैं और अपने पीछे खड़ा कर रही हैं, तो हमें तो मालूम है अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी वो अपनी भूमिका निभाएंगी, पर कितने प्रतिशत वोट पाएंगी और किन सीटों पर उनका विजय पताका फहराएंगी। हकीकत यह है कि सबको प्रधानमंत्री बनना है और हकीकत यह है कि एनडीए भी टूट रहा है। नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, शरद पवार भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकते हैं, अधिकार सबको है। पर जो अभी बात हुई कि सबसे ज्यादा सीटें कौन लेकर आएगा, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कौन इस देश का नेतृत्व कर चुका है और कर रहा है और किसको जनता पसंद करेगी। क्षेत्रीय दलों की स्थितियां कुछ राज्यों में मजबूत है, वो विधानसभा चुनाव में तो अपनी स्थितियां दिखा सकते हैं, पर जब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पे बात आती है तो नकार दिए जाते हैं। हमारा जो पैनल है वो भी यही रहेगा और हम लेकिन दूसरे विषय की ओर हम लोग स्थानांतरित होते हैं। दूसरा विषय हमारा रहेगा राजनीतिक दलों की चुनावी यात्राओं का आखिर जनता पर, वोटरों पर कितना असर होगा, इस पर हम बात करने वाले हैं चर्चा के इस दूसरे भाग में। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज उत्तर प्रदेश। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल अपने अपने नेताओं चल रहे हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी वोटरों तक पहुंच हो। यूपी चुनाव को देखते हुए बीजेपी की प्रदेश जो यूनिट है उसने नई योजना बनाई है। हर वोटर और समाज के हर तबके तक पहुंचने के लिए दिसंबर से यूपी में भारतीय जनता पार्टी रथ यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। आखिर इन चुनावी यात्राओं का कितना असर होगा, ये इस पर हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव जीतने के लिए सभी पार्टियों ने जीतोड़ मेहनत करनी शुरू कर दी है। वहीं चुनाव की तैयारियों में जुटी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की जनता के बीच जाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में 6 यात्राएं निकालने का फैसला किया है। राज्य में निकाली जाने वाली इन यात्राओं का फैसला भाजपा मुख्यालय में हुई पार्टी की शीर्ष नेतृत्व की बैठक में लिया गया। पार्टी प्रवक्ता के मुताबिक 15 दिसंबर के बाद भाजपा प्रदेश के 6 हिस्सों में यात्रा निकालेगी। इन 6 यात्राओं के जरिए पार्टी अवध, गोरखपुर, ब्रज, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड क्षेत्र को कवर करेगी। बीजेपी अपनी इस यात्रा के जरिए मौजूदा केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई गई योजनाओं के बारे में सबको जानकारी देने के साथ अपने कार्यकर्ताओं को इलेक्शन मोड में लाएगी। यात्राओं का समापन लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के रूप में होगा। 15 दिसंबर के बाद जो है लगातार यात्राएं निकलेंगी, उसकी पूरी व्यापक तैयारी हो रही है कि जिले में कहां से जाएगी, इसकी तैयारी हो, कौन कौन लोग, क्या जिम्मेदारी है, सब व्यवस्था है। ये जरूर है कि पूरे प्रदेश को 6 क्षेत्रों में हम अंतिम आदमी तक पहुंचने का हर संभव प्रयास करेंगे। चुनावी यात्रा में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी पीछे नहीं है। अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी कई जिलों में रथ यात्रा निकाल रही है। पूर्वांचल के बाद अखिलेश यादव इन दिनों बुंदेलखंड में विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के साथ सपा का समझौता तय है, लेकिन चाचा शिवपाल के साथ समझौता होगा या नहीं, इसको लेकर उहापोह बरकरार है। माताओं बहनों, 500 रुपए हम लोग सम्मान में देते थे आपको, अब महंगाई बढ़ गई है, हमें अगर 3 गुना भी देना पड़ेगा तो भी समाजवादी लोग पेंशन दे करके अपने गरीबों के परिवार में खुशहाली लाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है तो देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस भी अपनी जमीन तलाश रही है। कांग्रेस की कोशिश न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की है, बल्कि जो वोट बैंक उससे छिटक चुका है उसको वापस कांग्रेस में लाने की है।
यही वजह है कि प्रियंका गांधी प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्रतिज्ञा यात्रा निकाल रही हैं। प्रियंका गांधी अपनी रैलियों में केंद्र और प्रदेश सरकार पर सियासी हमले करने का कोई मौका नहीं चूकती हैं। उन्होंने वोटर्स को लुभाने के लिए अभी से कई वायदे करने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को सिर्फ और सिर्फ विकास के आधार पर लड़ना चाहती है। हमने प्रतिज्ञाएं ली हैं। क्या प्रतिज्ञा ली है? कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती भी खोई हुई जमीन तलाश रही हैं। पिछले कुछ चुनावों में बसपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, लेकिन पिछली नाकामी को भुलाकर मायावती ने विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं। सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले ने बसपा को 2007 में प्रदेश की सत्ता दिलाई थी। एक बार फिर मायावती ने अपने भरोसेमंद सतीश मिश्रा को ब्राह्मण समाज को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने खुद भी लखनऊ में रैली कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, उत्तर प्रदेश। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है कार्यक्रम चर्चा में। और चर्चा में के इस द्वितीय भाग में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज की चुनावी यात्राओं की। और जब भी कोई राजनीतिक पार्टी यात्रा निकालती है तो दो प्रकार से उसको देखते हैं, और खासतौर पर जब चुनाव के समय यात्रा होती है तो उसके अलग मायने होते हैं, अलग उद्देश्य होते हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र राय जी जुड़ चुके हैं ऑनलाइन। धर्मेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनावी यात्राओं की घोषणा की है, दिसंबर महीने से जो यात्राएं होने वाली हैं अलग अलग क्षेत्रों में, जो 6 क्षेत्र भाजपा के संगठन की नजर से जो 6 क्षेत्र हैं वहां पर यात्राएं जो निकालने वाली है आपकी पार्टी, क्या उद्देश्य है और क्या सोचकर ये इतना बड़ा निर्णय लिया गया है चुनाव आने से पहले? देखिए, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत आसन्न है और हमने 4.5 वर्ष से अधिक समय हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता प्राप्त हुई थी। भारतीय जनता पार्टी अपने एक सिद्धांत पर, एक नीति पर, अपने एक रीत पर चलती है और भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति को हमेशा सेवा का एक माध्यम समझा है और उस सोच के साथ उसने सेवा कार्य किया है। उत्तर प्रदेश में जो एक राजनीतिक वातावरण, एक सामाजिक वातावरण, एक धार्मिक वातावरण, एक आध्यात्मिक वातावरण के साथ उत्तर प्रदेश में जो विकास की एक नींव डाली गई, विकास की जो रफ्तार तेज की गई, उत्तर प्रदेश के लिए बेमिसाल है। उत्तर प्रदेश में हमने जितने काम किए इंफ्रास्ट्रक्चर के, और खासकर वाराणसी से लेकर के प्रयाग, मथुरा, अयोध्या, ये जो धार्मिक अधिष्ठान थे हमारे, उनको हमने विकास की दृष्टि से डेवलप किया है। और आज उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण योजनाएं जो हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश की पूज्य योगी जी की सरकार ने किया है, वो एक मिसाल है, एक माइलस्टोन है। आज जो कोरोना का संकट जैसा आपदा आई, कोरोना के आपदा के दौरान भी कोई भूखा नहीं सोया। हमने सेवा का, पार्टी के कार्यकर्ता और सरकार के जो मशीनरी है उसने मिलकर काम किया और हमने घर घर तक अनाज पहुंचाया, उन गरीब परिवारों को पहुंचाया, भूखे सोने नहीं दिया, उनके चिकित्सा की व्यवस्था कराई। तो आज उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार, सब बाकी दिल्ली से लेकर तमाम सरकारें फेल कर गई कोरोना के व्यवस्था में, लेकिन उत्तर प्रदेश की व्यवस्था की प्रशंसा पूरे विश्व स्तर पर की गई और पूज्य योगी जी के नेतृत्व में जो काम किया गया है आज उत्तर प्रदेश की जनता महसूस करती है। उसने 14 वर्ष में जो देखा था, 17 में जब हमारे हाथ में सत्ता आई तो उसने महसूस किया कि हमारी सरकार है, ये कानून व्यवस्था की सरकार है। बड़े बड़े गुंडे, माफिया। यात्राओं के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं वोटरों को? और खास तौर पर देखिए, हम यात्राओं के, हम अपने काम को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, उनसे समन्वय कर रहे हैं। इन यात्राओं को निकालने के लिए जिन 6 क्षेत्रों का चुनाव किया गया है, अवध क्षेत्र की बात करें, कानपुर, बुंदेलखंड क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, जो आपकी संगठन की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश को 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो इन स्थानों में खासतौर पर अयोध्या को चयनित किया गया है, मथुरा को चयनित किया गया है यात्रा को वहां से निकालने के लिए। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, जो जिस तरह से एक तुष्टीकरण की राजनीति उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में हम भोग रहे थे, जनता भोग रही थी,
यह देश सबका है, इस देश की सुविधाएं सबके लिए हैं। देश के जो हमारे उपासना स्थल थे, जो हमारे अधिष्ठान थे, धार्मिक अधिष्ठान थे, उनको बिल्कुल निराशाजनक की स्थिति थी। आज काशी में आप देख सकते हैं, काशी के विश्वनाथ मंदिर में, विश्वनाथ धाम में एक सीमेंट बोरिया नहीं लेकर जा सकते थे कि हम मरम्मत करा सके बाबा के। अगर इस भारत में, इस उत्तर प्रदेश में अगर काशी विश्वनाथ धाम का अस्तित्व नहीं है, तो फिर हमारी राजनीति, हमारी सेवा, हमारी सारी कर्तव्य परायणता बेकार है, व्यर्थ है। तो हमने ऐसा वातावरण बनाया कि हम सबको, किसी को कष्ट नहीं देने दिया, किसानों को, चाहे हमने भेदभाव रहित काम किया। हमारा जो काम है वह लोगों के बीच में पहुंचे। इन यात्राओं के जरिए हम बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सबका है, वह करोड़ों लोगों का है, करोड़ों लोगों की आस्थाओं का है, करोड़ों लोगों की भावनाओं का है। तो हमने इस उद्देश्य से अपने जो हमारी एक नीति है, हम उत्तर प्रदेश में 365 दिन काम करते हैं, एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है हमारा संगठन। तो हम आज चुनाव के मौके पर आदरणीय अमित शाह जी ने अवध क्षेत्र से, लखनऊ से चुनाव का बिगुल फूंका था। दीपावली के बाद से हमारे तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी के तहत हम यात्राओं को लेकर के अपने कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी, आपके पास लौटकर वापस आएंगे इसी विषय पर। और विकास श्रीवास्तव कांग्रेस पार्टी से हमारे बीच हैं। विकास जी, प्रतिज्ञा यात्रा नाम दिया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी जो यात्रा निकाल रही है, प्रियंका जी लीड कर रही हैं, तो क्या कांग्रेस इस यात्रा के जरिए अपनी खोई हुई जो जमीन है उत्तर प्रदेश में वो वापस लाने में कामयाब हो पाएगी? कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते जन जागरण अभियान सदैव चलाती रही है और अब आगामी विधानसभा चुनाव में और भी जरूरी हो चुका है कि जनता को अपनी वर्तमान सरकार के हिसाब लेना चाहिए। हिसाब लेना है बेरोजगारी का, हिसाब लेना है महंगाई का, महंगा डीजल, पेट्रोल और सिलेंडर का, हिसाब लेना है 700 से ज्यादा किसान की शहादत का, हिसाब लेना है इन तीनों काले कानून समेत तमाम सारे जुमले और तमाम सारे तुगलकी फरमान जिससे उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो गई। हिसाब लेना है नोटबंदी और काली और जीएसटी से क्या आर्थिक लाभ मिला भारतवर्ष के लोगों को। हिसाब लेना है कि सरकारी संस्थाओं को बंद करके जिस तरीके से व्यापारियों को और व्यापारीवाद और इंस्पेक्टर राज को काबिज किया जा रहा है देश के ऊपर जबरदस्ती, तो जो 70 साल में इस देश का जो ताना बाना और जो संवैधानिक ढांचा तैयार हुआ था उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। नफरत और विघटन की बात की जा रही है। धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाकर एक बार फिर से रोटी सेकने का जो प्रयास किया जा रहा है, इन सारी चीजों को हिसाब लेकर हम प्रतिज्ञा यात्रा भी निकाल रहे हैं, महंगाई हटाओ पद यात्रा भी कर रहे हैं और अपने मेंबरशिप के द्वारा हम महिलाओं की सुरक्षा की बात भी उठा रहे हैं। महिलाओं को 40% टिकट देना और उनके स्वाभिमान सम्मान के ऊपर जो लगातार उत्तर प्रदेश की योगी मोदी सरकार द्वारा सीधा कुठाराघात किया जा रहा है, उस लड़ाई को भी लड़ रहे हैं और महिलाओं को, किसानों को, नौजवानों को, गरीबों, बेरोजगारों को, सबको। ठीक है विकास जी, आपसे हमारा संपर्क जारी रहेगा। जनार्दन मिश्र जी, आपसे पैदा किया जा रहा है उत्तर सवाल मेरा ये है कि और जो चुनाव 2017 में किया जा रहा है विघटन और बंटवारे के दम पर, उन सब लड़ाई को लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी विकास जी हमारा आपसे संपर्क बना रहेगा। आपके पास फिर से लौट कर आते हैं। विकास की यात्रा निकाल जनार्दन मिश्र जी, 2017 में एक परिवार का विकास किया है। प्रसाद मौर्य जी ने कांग्रेस के लिए एक परिवार, चुनाव से पहले, परिवार, उसका फायदा भी पार्टी को देखने परिवार प्राथमिकता रही है और कांग्रेस ने इस रास्ते पर विकास किया है। जो इनका संवैधानिक दायरा है, वो संवैधानिक दायरा में धर्मेंद्र जी कह रहे हैं जो संवैधानिक दायरे में अंग्रेजों के साथ मिलकर बांटो और बांटो की नीति अपनाते हैं, वो लोग आज सत्ता में किसी तरह पहुंच गए। विकास जी, धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कृपया उनकी बात को सुनिए कि वो दोबारा उनकी देखिए जिन गलतियों को कांग्रेस ने थोपा, बिरयानी खाने गलतियों को कांग्रेस ने थोपा। विकास जी, धर्मेंद्र जी कुछ बोल रहे हैं, धर्मेंद्र जी की बात करने जनता ने आपको खारिज किया, काल में जनता ने आपको खारिज, अरे जिस जनता ने आपको विकास जी, धर्मेंद्र जी कृपया एक एक करके अपनी बात रखें।
वह एक दिन घर से नहीं निकली, वह ट्विटर पर चलती रही, वह ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर उनका सेवा चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीन पर उतर कर अपनी सेवा का मिसाल पेश की, कृपया इनका साउंड सेवा की मिसाल दिया जाए। पेश विकास जी और जनता के बीच में जाकर के जनार्दन जी आपके हमारे मुख्यमंत्री कभी सोए नहीं, उनके पिताजी का निधन हुआ, वह अंत्येष्टि तक में नहीं शामिल हुए। क्या जी जनार्दन जी आपके पास लौट कर आते हैं। 2017 की मैं बात कर रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने जिस प्रकार यात्रा निकाली थी और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को हुआ था, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, क्या इस प्रकार जो यात्रा निकाली जा रही है, जो उन्होंने रोड मैप बनाया है, उसका लाभ पार्टी को ठीक उसी प्रकार मिलेगा? देखिए प्रणव जी, राजनीतिक पार्टियां जो ये रैली यात्राएं निकालती हैं, इनका प्रमुख उद्देश्य होता है अपनी उपलब्धियों को बताना और विपक्षियों की कमियों को गिनाना। तो और इसमें इसके में सबसे सहायक ये रहता है कि देखिए संगठन की मजबूती क्या है। आज कांग्रेस पार्टी यात्रा निकालती है, उसमें भीड़ भी आ रही है, लेकिन कितने उस भीड़ में से वोटर्स हैं और कितने कन्वर्ट हो पाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। वर्कर कितने हैं उनके, यही एक बड़ा प्रश्न है। और आज की स्थिति में देखिए जो उत्तर प्रदेश में स्थिति बन रही है, उसमें भाजपा के सामने अगर कोई पार्टी दिखाई दे रही है मजबूती से, तो वो समाजवादी पार्टी है। और इसमें कांग्रेस, देखिए कांग्रेस के ऊपर जो आरोप भी लगते रहे हैं, और आपने देखा भी है भाई राजनीतिक पार्टियों का और राजनीतिक जो नेता हैं उनका समाज सेवा प्रमुखता से एक जो धर्म होता है। राहुल गांधी जी ने जब इन्होंने अमेठी से वहां पे इलेक्शन हार गए, तो उसके बाद वो दोबारा वहां पर अपनी जनता से मिलने नहीं गए। ये एक बड़ा प्रश्न है कि आप जनता से वोट मांगने जाते हैं, लेकिन अगर आपको आशीर्वाद मिलता है या नहीं मिलता है, तो क्या आपका उनसे संपर्क या आपका उनसे संबंध खत्म हो जाता है? तो देखिए जब संगठन की बात आती है तो भाजपा कहीं न कहीं इन सब पार्टियों से मजबूत दिखाई देती है। आपका संगठन मंडल स्तर पर, जिला जमीनी स्तर पर जुड़ाव जनता से है, बिल्कुल पार्टी का। वही मैं कह रहा हूं कि मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जो संगठन की मजबूती है वो भाजपा की दिखती है, और सामने उनके समाजवादी पार्टी है। तो कहीं कहीं से आपको बाकी पार्टियों की रैली जो है वो आरोप और प्रत्यारोप का एक साधन जरूर है, वो एक दूसरे को ऊपर वो कर सकते हैं, लेकिन जो जनता से जुड़ाव है वो पिछले 4 साल से, 5 साल से, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वही उसका लाभ उठा पाएंगे। कहीं न कहीं एक एक वोटरों से संवाद करने की, संपर्क करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन इसमें समाजवादी पार्टी भी कहीं पीछे नजर नहीं आती है। समाजवादी पार्टी ने भी अपनी विजय रथ यात्रा के नाम से यात्रा की शुरुआत कर दी है। कानपुर से अखिलेश यादव ने यात्रा की शुरुआत की। पहले भी अखिलेश यादव ने यात्रा निकाली थी और अखिलेश यादव को चुनाव में उसका फायदा भी हुआ था। इस बार क्या रहेगा राजीव रंजन जी? देखिए समाजवादी पार्टी की जो विजय यात्रा के नाम से जो यात्रा निकली है, जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, पहले दिन से अखिलेश यादव यह कहते रहे कि हमारे किए कार्यों का फीता काट रहे हैं, और करते करते 5 साल उनको निकल गया और अब चुनाव आ गया। अब जब उत्तर प्रदेश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, चुनाव होने वाला है, तो अपनी उसी पुरानी बात को इन यात्राओं में साबित करने के लिए अखिलेश यादव बार बार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लगाए तमाम कार्यों को कहते हैं कि हमारे कार्य हैं। अब इन यात्राओं का फायदा निश्चित तौर पर इस मामले में होता है कि नेता अपने वोटर से कनेक्ट होता है, जो उसके वोटर हैं, जिनसे कि जहां उनका प्रभाव है उनसे वो कनेक्ट होता है। तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी हो, सारी पार्टियों की जो यात्राएं होती हैं उसमें अपनी उपलब्धियों को बताना और अपने वोटर को कनेक्ट करना ही मूल उनका लक्ष्य होता है जी, और इसी लक्ष्य के तहत वो काम करते हैं। जनार्दन जी, 2012 का जो हथकंडा है, 2012 का जो समाजवादी पार्टी का रोड मैप था, जब उन्होंने यात्रा निकाली थी, उसके बाद 12 में समाजवादी पार्टी सत्ता में भी आई थी, तो क्या उसी पैटर्न को दोहरा रहे हैं इन यात्राओं के जरिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए अखिलेश यादव जी जो इस समय मेहनत कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से सामने दिखता है। उनकी जो रैलियां हैं, जो उनकी यात्राएं हैं, उसमें भीड़ भी आ रही है। लेकिन जो प्रश्न उठता है वही चीज की जो जैसा प्रणव जी ने भी कहा कि आपके पास सिर्फ आरोपों का ही एक भंडार है। आपने अपनी चीजों में, और वही आरोप जो आप दूसरे पे लगाते हैं, आप स्वयं भी उससे कहीं परे नहीं है। आपने अभी जो आपका जो परिवार में जो एक जो अंतर्कलह थी, उस पर भी आपने कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया।
अभी शिवपाल जी ने जो स्पष्टता बोला उस पर ये भी कहा जा रहा था कि मुलायम सिंह जी के जन्म दिवस पर ये दोनों लोग एक साथ हो जाएंगे और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उस पर भी स्पष्टता नहीं दिखाई दे रही है। तो समाजवादी पार्टी के सामने अपनी जो चुनौतियां हैं, और लेकिन ये भी है साथ में कि भाजपा के सामने अगर कोई पार्टी खड़ी होने की क्षमता रखती है आज के परिदृश्य में, तो वो समाजवादी पार्टी है। और जो भी भाजपा से जो विरक्त वोटर है वो उनकी तरफ देख रहे हैं और उन्हीं को अखिलेश यादव जी संबोधित भी सीधे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन मैं अपनी बात को वापस यहाँ पे रखना चाहूंगा कि सिर्फ ये चुनाव से पहले रैलियों और यात्राओं से प्रभाव नहीं पड़ता है, जनता से जुड़ाव आपका लगातार होना चाहिए। और जो मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर और ग्रामीण, बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि जनता से जुड़ाव बहुत जरूरी है, जो शायद राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का उतना नहीं हो पाया है जितना चुनाव के वक्त यहाँ पर प्रियंका जी समय दे रही हैं। विकास श्रीवास्तव जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के हैं, उनसे जवाब लेते हैं। क्या इस चुनावी यात्रा का, प्रतिज्ञा यात्रा का फायदा पार्टी को पहुंचेगा? क्या वोटरों तक आपकी बात पहुंच पाएगी? क्या वोटर आपसे जुड़ेंगे? देखिए, लड़ाई है सच और झूठ की। किसने झूठ बोला और कौन सच्चे लोग हैं? किसने देश के लिए शहादत दिया? देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं ने, चाहे इंदिरा जी हो चाहे राजीव जी हो, इन्होंने शहादत दी। और ये देश जानता है, ये देश आस्थाओं का देश है। ये देश अपने नेता के प्रति भी अगर आस्था रखता है तो मोदी जी को नो डाउट पूर्ण बहुमत मिला, बहुत सम्मान मिला। पर अगर देश की जनता से झूठ बोला जाएगा, जुमले बोले जाएंगे, कांग्रेस के समय की सारी सरकारी योजनाओं की रिपैकेजिंग की जाएगी और इसके बाद देश की जनता को जो मिल रहा था वो भी छीन लिया जाएगा और उनको धर्म, जाति और नफरत के ऐसे गंदे माहौल में बांट दो कि वो नफरत और बंटवारे और भय के माहौल में रहें, बेटियों को सुरक्षा ना मिल पाए, किसान को उसकी उपज का मूल्य ना मिले और जुमला मारा जाए कि 2 गुना आय दी जाएगी। तो अपने आप कोई भी, जब केजरीवाल 6 महीने में राजनीति में आ सकते हैं और मोदी जी को सबसे पहले पानी पिलाने वाले केजरीवाल थे, तो कांग्रेस पार्टी ने तो साबित किया है देश की एकता, अखंडता। हमारे पास समय कम है। आपके सभी आरोपों का, आपकी सभी बातों का जवाब हम धर्मेंद्र जी से चाहेंगे। दिलाया है वो कांग्रेस पार्टी है। धर्मेंद्र जी, देखिए जी की बातों का जवाब दीजिए। जो इनकी दृष्टि एकता अखंडता की बात करते हैं, आज कश्मीर को टुकड़े टुकड़े किसने करने दिया आज तक? देश की एकता, अरे आपकी शहादत, इस देश की जनता ने शहादत दिया है, देश की जनता ने शहादत दिया है। इतिहास पलट के देखिए, देश को पीछे ले जाने वाली पार्टी है कांग्रेस। आज कश्मीर की जो स्थिति, आपको कश्मीर से क्या मतलब है? आपको असम से क्या मतलब है? आप सिर्फ वोट की राजनीति करते रहे। आज भारतवर्ष को जो सम्मान और गौरव दिलाने का काम किया आदरणीय मोदी जी ने किया है। आज सेना का मनोबल बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है। जब हमारी सेना ने अटैक किया दुश्मन देश पर, तब भी आप सवाल खड़ा करते हैं। जब देश संकट में था, कोरोना के संकट में था, तो आप लोगों ने वैक्सीन पर सवाल खड़े किए। आपने कहा कि ये वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की है। आपने उन वैज्ञानिकों का अपमान किया जिन्होंने ये वैक्सीन तैयार किया था। आज पूरे विश्व में भारत के वैक्सीन की प्रशंसा होती है, भारत के कार्यों की प्रशंसा होती है, और आप सवाल खड़े करते हैं और आप देश की एकता अखंडता की बात करते हैं। आपने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की, एक बड़े वर्ग को आपने उपेक्षित रखा। आपने कहा कि राम मंदिर काल्पनिक है, राम काल्पनिक है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है। हमने दिखाया, आज पूरी दुनिया देख रही है राम क्या होते हैं, राम की मर्यादा क्या है, राम के कर्तव्य क्या है, राम के आचरण क्या है। आज हमारी पीढ़ियां भगवान राम के मंदिर में जाने के लिए आतुर है।